हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे जेपीएससी मेंस पेपर 5 के बारे में, जो कि किस पे है, इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। टोटल जो है आपको 32 टॉपिक पढ़ना है, 4 सेक्शन है। सेक्शन ए जो है और टोटल कितने मार्क्स का है, 200 नंबर का है। एक तो आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, और बाकी 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और वो होंगे टोटल 160 मार्क्स के। तो आइए वन बाय वन हर सेक्शन को हम जानते हैं। सेक्शन ए जो है वो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। आपको उसमें जानना है कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, उसके साथ जीएसडीपी क्या है, ये सब आपको जानना है, जीएनपी क्या है, ये सारे जो टर्म्स को जानना है। और इनको जो हम कैसे मेजर करते हैं, एक तो करंट प्राइस पे और एक बेस ईयर के कंपेरिजन में करते हैं। तो करंट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये सब आपको जानना है। फिर आपको जानना है इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, उसको कैसे नापते हैं, उसका असर क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। उसके बाद आपको जानना है डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में, रूरल अर्बन क्या कॉम्पोजिशन है इंडिया का, वर्कफोर्स में महिलाएं कम क्यों हैं, इतने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों है, कम है, ये सब आपको जानना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, 15 साल से 59 साल के लोग जो कि काम कर सकते हैं उनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मानते हैं, और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बहुत बढ़िया है। तो फिर जो है इंडिया का विकास क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपको समझना है फिजिकल पॉलिसी को, यानी कि राजकोषीय नीति को जो कि सरकार चलाती है, उसमें क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। उसके बाद आपको जानना है बजट के बारे में। बजट जो है वो फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट है, कितना टाइप का बजट होता है वो आपको समझना है। फिर आपको जानना है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसको आरबीआई करती है। बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसको आपको समझना है। साथ ही साथ आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार जो है पब्लिक पे खर्च करती है, उसके बारे में आपको जानना है। पब्लिक रेवेन्यू के बारे में जानना है, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जानना है, वो बढ़ रहा है घट रहा है। फिर आपको जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जानना है, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड जानना है। तो इतना टॉपिक जो है आपको सेक्शन ए में देखना है। सेक्शन बी जो है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज, और भारत सरकार जो है वो विकास के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना रही है, ये आपको समझना है। तो इसमें जैसे आपको जानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, साथ ही साथ आपको ये समझना है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं डिफरेंट टाइप के, गरीबी हुआ, पोवर्टी, उसको कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या स्टेप्स सरकार ने उठाए हैं गरीबी को कम करने के लिए, वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं गरीबी को मिटाने के लिए, वो आपको समझना है। फिर आपको जानना है कि बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप की होती है, क्यों होती है, कैसे ठीक हो सकती है, वो आपको समझना है। मतलब हर चीज़ को ना एकदम डिटेल में जानना है, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, तो आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको जानना है कि गवर्नमेंट का फूड और न्यूट्रिशन जो पॉलिसी है वो क्या है। जैसे कि जो पीडीएस सिस्टम चलता है, इस बार पूछा भी गया था, उस पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जानना है कि पीडीएस सिस्टम क्या है, उसमें कमियां क्या हैं, कौन कौन सी मेन कमेटी है, वाधवा कमेटी, शांता कुमार कमेटी, उसने क्या मतलब रिकमेंडेशन दिया है, कैसे और मतलब जो है इनोवेशन हो रहा है। उसके बाद न्यूट्रिशन में इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्यों जो है गवर्नमेंट मतलब जो भारत जो है वो हंगर इंडेक्स में इतना बैकवर्ड रहता है, क्या कमी है। जैसे हम फूड सिक्योरिटी पे तो ध्यान देते हैं, चावल, गेहूँ, चीनी, नमक ये सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। ज़रूरत है कि मिल्क को, दूध को और अंडे को भी मतलब इसमें इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ जो फूड ग्रेन्स हैं उनको फोर्टिफाइड किया जाए विटामिन के साथ, तब बात बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, 4th जनरेशन बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी का 4th जनरेशन। तो ये सब आपको समझना है। साथ ही साथ 5 ईयर प्लान जानना है। इवन दो 5 ईयर प्लान जो है 2017 में जो है 12th 5 ईयर प्लान ख़त्म हो गया, लेकिन 5 ईयर प्लान का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के विकास में। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको जो है डिफरेंट सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, और जो सर्विस सेक्टर हुआ, उनके बारे में जानना है, उनका
क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, रेनबो रेवोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद आपको एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, WTO के मेंबरशिप से भारत को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों स्टैग्नेशन है, सर्विस सेक्टर क्यों इतना ग्रोथ कर रहा है। मतलब हर चीज़ आपको जो है वो जानना है, और इसके लिए आपको इंडियन इकोनॉमी देखना एकदम मैंडेटरी है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको उसको वीडियो यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है करंट का जो पोजीशन क्या चल रहा है ना, वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएगा, जो कि ईजिली गूगल पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी उसको बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। फिर ग्रुप बी, तो हमने जो सेक्शन बी है वो तो हमने डिस्कस किया ही, कि जो आपको इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो सब जानने हैं। फिर आपका पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो गया, साथ ही साथ 5 ईयर प्लान्स आपको देखने हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको जानना है। उसके बाद आइए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपको जानना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि 1991 से पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था थी। हम जो है विदेशों के साथ उतना व्यापार नहीं करते थे, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा नहीं देते थे, हर चीज़ जो था वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में था। बहुत ज़्यादा करप्शन, रेट टैपिज्म, जिसको लाल फीताशाही बोलते हैं, वो था, और भी अनेक प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से हमारा अर्थव्यवस्था का हाल काफ़ी ख़राब हो गया था। बस 10 दिन का पेट्रोल और गैस का पेमेंट करने के पास हमारे लिए जो है विदेशी मुद्रा अवेलेबल थी। फिर हमने IMF वर्ल्ड बैंक से मदद मांगा। IMF वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं जी, आपको जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है हम आपकी मदद करेंगे। तो भारत ने जो है LPG पॉलिसी अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये सब आपको समझना है। WTO, IMF वर्ल्ड बैंक को डिटेल में जानना है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत पे उसको आपको जानना है। साथ ही साथ जो है ये रिफॉर्म होने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है भारत में कितनी आई, कैसे उनमें मतलब चेंजेस आए। साथ ही साथ विनिवेश क्या है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर जो काफ़ी जब लॉस में चलने लगे, उनका परफॉर्मेंस ख़राब होने लगा, तो सरकार जो है 1992 से जो है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश पॉलिसी चला रही है, जिसमें वो क्या करती है कि जो PSU ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका वो हिस्सा बेच देती थी। लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। मतलब कि जो PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसे कम हैं, कोविड की वजह से भी सरकार के पास रिसोर्सेज कम हो गए हैं, सरकार को बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत है, तो सरकार जो है अब स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या होता है और कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ है। तो ये सब आपको सेक्शन सी में जानना है। और फिर आप आ जाइए सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपको फिर जो सब चीज़ें हमने भारत के लिए सेक्शन A, B, C में देखी, तो आपको डी में झारखंड के लिए जानना है कि झारखंड का जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर का क्या हाल है, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बैक है, क्यों इंडस्ट्रीज उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे जबकि यहाँ पे 40% मिनरल्स है, सर्विस सेक्टर ही क्यों बढ़ रहा है। फिर आपको यहाँ के डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में जानना है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में जानना है, कितनी महिलाएं जॉब में हैं, कितने पुरुष जॉब में हैं, ये सब आपको समझना है। और यहाँ पे आपको क्या मदद करेगा, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अब क्या क्या बुक्स आपको रेफ़र करना है, तो देखिए सेक्शन A में 11 टॉपिक हो गया, सेक्शन B में 11 टॉपिक हो गया, सेक्शन C में 5 टॉपिक हो गया और सेक्शन D में 5 टॉपिक हो गया, यानी कि टोटल जो है वो 32 टॉपिक हो गया। और बुक्स आपको इस्तेमाल करनी है क्लास 9 से 12 इकोनॉमिक्स की बुक NCERT की। साथ ही साथ आपको रमेश सिंह, क्योंकि बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है रमेश सिंह, इसलिए मैं भी आपको, और उनका मार्क्स अच्छा रहा है, ठीक है, रिकमेंड करने से नहीं होता, उनका नंबर भी इकोनॉमिक्स में अच्छा रहा है, तो उनके सलाह पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो NCERT देखिए 9 से 12, उसके साथ ही साथ रमेश सिंह फॉलो कीजिए, और बीच बीच में समझ में नहीं आया तो मृणाल सर की वीडियोज़ देखिए, इकोनॉमिक्स की ज़बरदस्त है। तो इतना आपको बेसिक करना ही करना है। दृष्टि पे हिंदी मीडियम का बहुत अच्छे वीडियो है, वो भी आप देखिए। गूगल पे भी कुछ और भी साइट्स जो आपको ठीक लगे वो रेफ़र कीजिए, लेकिन पहले ये 3 चीज़ जो है
NCERT, रमेश सिंह और मृणाल सर के वीडियोस, दृष्टि के वीडियोस, ये आप ज़रूर से देखिए, ये इससे आपका काम बन जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे आपको इंडिया का भी देखना है और झारखंड का भी देखना है, बहुत मस्ट है देखना, और आपको उससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, जब इसमें आप कोई करंट का मैटर डालेंगे ना तो उसका एक ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा है, राज्यसभा टीवी तो देखना बहुत ज़रूरी है और न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो इंग्लिश मीडियम के पढ़ते हैं वो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, तीनों में से जो आपको मिल जाए वो आप पढ़िए। उसके साथ ही साथ राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर ज़रूर से देखिए। जो हिंदी मीडियम के हैं वो दैनिक जागरण ज़रूर से पढ़ें, बहुत अच्छा पेपर है। दैनिक जागरण नहीं मिलता है तो फिर हिंदुस्तान का संपादकीय, हर पेज पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मेनली जो है संपादकीय एडिटोरियल पेज जो अंदर में आता है, जिसमें कि अच्छे अच्छे लोग अपना मतलब ओपिनियन लिखते हैं, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप अच्छे से करंट मैटर को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया कि इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल है, तो उसमें आपने बाकी सब पहले तो डाला ही डाला, उसमें आपने ऐड कर दिया कि हाँ जी कैसे कोविड के चलते जो है भारत को कुछ पॉजिटिव तो हो रहा है तो बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। तो ये आपको मतलब बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दो ऐसा चीज़ है, और हाँ साइंस टेक कुछ हद तक, ये तीन ऐसा चीज़ है जो इसमें आप करंट ऐड कर सकते हैं और बाकी लोगों से लीड ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हो व्हाट्सएप कर दीजिए 9102983362 9102983362। और ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी समय रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो जो भी अपने डाउट्स है आप वो मैसेज कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।